नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए। आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे उससे आगे का जो भी डाटा है वो आज हम कवर करेंगे। पंकज जांगरा, सोनू यादव, हिम्मत सिंह, दारा सिंह, सभी को गुड आफ्टरनून जी। बिल्कुल। तो देखिए, कल मैंने जो आपको टॉपिक बताए थे कि साहिल यादव, हाँ जी, हेलो साहिल यादव, जल्दी जल्दी आइए आप सभी जी। देखो, आज हम शुरू करेंगे जो सेकंड पार्ट है ना, बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक गतिविधियां, उसके बारे में आगे का जो डाटा है वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है। कल मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, कल की क्लास में थे तो कल मैंने फर्रुखशर के बारे में बताए थे। सन 1717 ईस्वी का जो फर्रुखशर का फरमान था वो शायद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो कल वाले पोर्शन के अंदर तो आप कमेंट कर देना। अगर मैं आपके कमेंट को सीन कर पाऊंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। ठीक है जी। हाँ, तो और शेयर कर देना वीडियो को जल्दी जल्दी। ठीक है। शेयर नहीं करते हो आप लोग। तो देखो, फर्रुखशर के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है ना। और उससे आगे का जो पॉइंट है वो आज हमें कवर करना है। तो देखो, एक बात ये ध्यान रखना, जो मुगल शासक है, ठीक है, मुगल, तो फर्रुखशर जो मुगल शासक है वो तो क्या करते हैं, सन 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है। उस फरमान के क्या फायदे मिले थे अंग्रेजों को? बंगाल के अंदर कलकत्ता के आसपास के जो बड़े बड़े 38 गांव थे वो 38 गांव मिल गए और 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले वो आयात निर्यात से मुक्त हो गए। 3000 रुपए दो बंगाल में और एक तरह से व्यापार करो, कोई टैक्स वैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली थी कल। अब आज का जो पोर्शन है ना, आज का जो टॉपिक है वो हमें क्या कवर करना है वो तुम अच्छे से समझना, है ना। थोड़ा सा लेंथी पॉइंट बनेगा, नाम थोड़े से अजीब से लगेंगे तुम्हें, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक आसान भाषा में समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा अगर कंपटीशन के तौर पर तुम यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो। देखो, जो बंगाल है, ये जो बंगाल है ना, अगर मैं बात करूं, जो मुगल शासक थे, मुगलों के जितने भी सूबे थे, जितने भी प्रांत थे ना मुगलों के, ठीक है, तो उन प्रांतों में जो ये बंगाल प्रांत है, यानी जितने भी मुगलों के प्रांत थे उन सभी प्रांतों में जो बंगाल है ना, एक तो ये सबसे बड़ा था, दूसरा सबसे समृद्ध प्रांत था ये। ठीक है। सबसे समृद्ध प्रांत था और ये दिल्ली से काफी दूर भी हुआ करता था। तो इतनी ज्यादा बंगाल के जो सूबेदार हुआ करते थे ना, उनको इतनी ज्यादा मुगलों से टेंशन हुआ नहीं करती थी। ठीक है। यानी सबसे समृद्ध प्रांत था ये बंगाल नाम का, क्योंकि एक तो दिल्ली से बहुत दूर है ना। मुगल यहां पर अटैक करने के लिए, यानी कि दिल्ली यहां पे अटैक कर रहे हैं, या दूसरे तीसरे महीने अटैक कर रहे हैं। तो एक सीधी सी मैं बात बताऊं ना, बंगाल उस समय मुगल शासनकाल में समृद्ध था, तो एक तो दिल्ली से दूर है, एक ये बड़ा रीजन था इस समय इनका। तो जो बंगाल के अंदर जो लोग शासन कर रहे हैं उनका रोल क्या था वो हमें कवर करना है। तो मैं अभी एक बात ये बोला है छोटा सा, कि जितने भी मुगलों के सूबे थे ना, तो उसमें सबसे समृद्ध, सबसे धनी अगर कोई इलाका हुआ करता था उस समय तो बंगाल था। दिल्ली से दूरी होने के कारण भी, ठीक है, और दिल्ली से दूर है तो भाई मुगल लोग बार बार तो बंगाल में अटैक करने पहुंचेंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है। तो हुआ क्या, अब बंगाल में कैसे क्या सीन होता है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने यहां पे हेडिंग लिखा है बंगाल के बारे में हम पढ़ेंगे, बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक गतिविधियां और मुगलों का उस समय क्या रोल था। ठीक है। तो सभी जल्दी से आ जाइए। सोनू यादव, अमित कुमार, साहिल यादव, रितु यादव, पंकज जांगरा, सोनू यादव, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से शेयर करो वीडियो को और आप जल्दी से जल्दी बुलाइए सभी लोगों को, फिर हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो, एक बार एक कैंडिडेट हुआ करता था, यहां पे दिख रहा होगा आपको, जिसका नाम था मुर्शिद, ठीक है, मुर्शिद कुली खा। ठीक है, मुर्शिद कुली खा, ये बंगाल का सूबेदार मैंने नाम लिखा है। ये जो मुर्शिद कुली खा है ना, सन 1717 ईस्वी से लेकर और सन 1727 ईस्वी तक, यानी 10 साल तक ये कौन, 10 साल तक मुर्शिद कुली खा बंगाल के सूबेदार के पद पर काम करके गए थे। यानी ये इंसान बंगाल के कौन है, ये बंगाल के प्रथम, यानी प्रथम स्वतंत्र नवाब है। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खा। ठीक है। जो ये मुर्शिद कुली खा है ना, ये 1717 में शासन ग्रहण करता है और 1727 तक इसका राज चलता है भारत में। ठीक है।
अब जो इसके बाद कौन बन रहे और फिर कैसे क्या अंग्रेजों का रोल है, वो एक चैन मैं बनाऊंगा, उस चैन को समझ लेना, आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो समझते चलना भाई, हार्ड इतना कुछ है नहीं अगर इनको थोड़ा सा आप दिमाग से समझ लोगे। तो मैं बात कर रहा हूं बंगाल का फर्स्ट स्वतंत्र नवाब, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं ये, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन है अगर पूछे तो प्रथम बंगाल का स्वतंत्र नवाब वो थे मुर्शिद कुली खां। तो जो ये मुर्शिद कुली खां है ना, इसने अपनी कैपिटल पता कौन सी बनाई थी, इसने अपनी कैपिटल ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद सेट की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम आते हैं, ठीक है। और इसी मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा या इजारेदारी प्रणाली की भी शुरुआत की थी, है ना। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक चैन के रूप में पहले बात करते हैं, उसके बाद ही सारा इन सभी का रोल आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा है, मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब था, 1717 से लेकर 1727 तक ये भाई साहब शासन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शासन करने आया, इसका एक दामाद हुआ करता था, ठीक है, जो इसके बाद शासन गद्दी ग्रहण करता है और उसका नाम था सुजाउद्दीन, ठीक है। सुजादौल्ला नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन बंगाल के सेकंड नवाब बने थे और इसका जो शासनकाल है ना, वो सन 1727 से लेकर और सन 1739 ईस्वी तक इसका समय था सुजाउद्दीन का, ठीक है। तो दूसरे नंबर का कौन बन गया, दूसरे नंबर का बन गया ये सुजाउद्दीन नाम का। तो पहला मुर्शिद कुली खां, देखो यहां से एक नींव और बन जाएगी हमारी इन चीजों को। ये पहले सूबेदार हुआ करते थे, बाद में एक तरह से इन्होंने जब मुगलों का पतन होता चला गया ना, तो इस स्वतंत्र एक तरह से शासक बन गए। मुगलों का शासनकाल था तब तो इनको सूबे का, जो मुगलों के अंडर में जो सूबे हुआ करते, जो प्रांत हुआ करते थे, तो उनका जो एक मेन सबसे बड़ा शासक हुआ करता था वो सूबेदार था इनका। लेकिन जैसे ही बंगाल के अंदर और मुगलों का जो पतन होता गया ना औरंगजेब की डेथ के बाद, ठीक है, तो इन सूबेदारों ने क्या किया, स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया बंगाल के अंदर, है ना। ये खुद ही एक तरह से नवाब बन बैठे थे, तो वो डिटेल भी आएंगी वैसे, तो मैंने थोड़ा सा ही बताया यहां पे। तो जो सुजाउद्दीन है, ठीक है, मुर्शिद कुली खां पहला स्वतंत्र नवाब, उसके बाद इसका एक दामाद था जिसका नाम था सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन बनते सन 1727 से और 1739 ईस्वी तक इसका शासन होता है सुजाउद्दीन का, समझ जाओगे। अब जो ये सुजाउद्दीन है ना, ये बंगाल का कौन है, ये बंगाल का नवाब है। लेकिन इस इंसान ने जो बिहार है ना, ये बिहार भी एक तरह से बंगाल के राजाओं के अंडर में आया करता था, ठीक है। तो जो बिहार है ना, इस बिहार का इस इंसान ने एक नायब सूबेदार बनाया था, या नायब सूबेदार बनाया था। उस इंसान का नाम था अलीवर्दी। और यहां ये अलीवर्दी को भी अच्छे से समझना, ये का शासनकाल भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने अभी क्या बात किया, समझना इन चीजों को, ये तुम्हें घुमा सकते हैं, अगर थोड़ा सा तुम इनमें रट्टा मारोगे तो घूम जाओगे इनके अंदर। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर मैं बता रहा हूं मुर्शिद कुली खां बंगाल का कौन है, ये पहला स्वतंत्र नवाब है मुर्शिद कुली खां, ठीक है। 1717 से 1727, उसके बाद इसका दामाद बनता है सुजाउद्दीन। ये 27 में गया तो 27 में ये बैठ गया और 39 तक शासन किया। इसका एक मैंने छोटी सी लाइन यहां पे यूज की है जो थोड़ी देर में यूज भी होगी, और वो मैंने क्या यूज किया है, ये सुजाउद्दीन जब बंगाल का नवाब था ना, तो इसने बिहार के अंदर एक नायब सूबेदार के पद पर एक व्यक्ति को तैनात कर दिया जिसका नाम था अलीवर्दी, ठीक है। तो ये अलीवर्दी समझ जाओगे, अलीवर्दी कौन है यहां तक, इसके शासनकाल में बिहार का नायब सूबेदार, ठीक है। अब जो ये सुजाउद्दीन है, ठीक है, इसके बाद जो शासक बनता है, सुजाउद्दीन के बाद जो राजा बनता है ना, वो इसका पुत्र बनता है, ठीक है, और उसका नाम था सरफराज, ठीक है। सर देखो बंगाल में क्या गतिविधियां होगी, बंगाल में कैसे क्या बैटल ऑफ प्लासी की नींव रखी जाएंगी, ये चीजें याद है तो ही आराम से उस चीजों को हमेशा के लिए याद कर सकते हो। और एवी बैटल ऑफ प्लासी में रट्टे मार लिए, टाइम याद कर ले किसके मध्य कौन जीता कौन हारा, तो कुछ ज्यादा इतना एक तरह से उचित है नहीं। अगर पूरी डिटेल से समझोगे तो चीजें हमेशा के लिए याद भी रहेंगी। क्वेश्चन घुमा फिरा कर अगर पूछेंगे तो आंसर भी तुम लोग दे पाओगे। तो मैं इसका पूरी डिटेल दे रहा हूं तुम्हें, वो चीजें समझना, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं सरफराज
सरफराज खा कौन है? ये सरफराज खा, ये बंगाल के मैंने तीसरे नवाब बात की है, सरफराज खा। अब जो ये सरफराज खा है ना, ये कब से कब तक शासन करेगा? ये शासन करेगा सन 1739 ईस्वी से लेकर और सन 1740 ईस्वी तक। तो इनका टाइम पीरियड मैंने बताया है, सन 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक। ठीक है, हाँ बिल्कुल अमित कुमार, डिटेल ही दे रहे हैं, डिटेल ही दे रहे हैं। ठीक है, और अपने नोट्स वगैरह भी बनाते चलना, हर टॉपिकों की पूरी डिटेल ही मिलेंगी, है ना। तो दिमाग से समझा करो हर चीज़ों को, बड़ा एक तरह से आसान भी लगेगा और आनंद भी आएगा हिस्ट्री पढ़ने में या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में। अगर पूरी डिटेल से पढ़ोगे तो, रट्टा मारोगे तो दिमाग ही खराब होगा और 10-15 दिन बाद भूलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक ही दिमाग में रह सकता है। ठीक है, तो 1739 से 1740 तक कौन रहा था? सरफराज खा। अब देखो, जब ये बंगाल में राज कर रहे हैं, सरफराज खा जब बंगाल के नवाब थे ना, तो उस समय जो एक मेन सेंटर हुआ करता था मुगलों का दिल्ली में। ठीक है, देखो औरंगजेब के बाद तो मैंने बताया था मुगलों का बिल्कुल पतन नहीं होता चला गया, तो उसके बाद तो कोई इतना बड़ा पराक्रमी शासक आया ही नहीं था। ठीक है, और उसका फायदा ये बंगाल के राजा उठाने लगे। ठीक है, और बंगाल में स्वतंत्र तरीके से इन्होंने अपना शासन यहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन ये टैक्स वगैरह पहुंचाते थे मुगलों को, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, ये एक नाम के राजा है वैसे, लेकिन जो पावर है ना वो अभी मुगलों के हाथ में ही है कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रहा हूं, सन 1739 से 1740 में जब ये राज कर रहे हैं ना, तो उसी समय 1739 की बात कर रहा हूं मैं, सरफराज का जब 1739 में बंगाल के नवाब है ना, तो उस समय दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली पर पता कौन मुगल राजा गद्दी पर बैठा हुआ है? 1739 इतिहास की मेन डेट के अंदर एक 1739 भी डेट इंपॉर्टेंट है, तो बता सकते हो इस समय दिल्ली का मुगल शासक कौन है? तो कौन थे इस समय दिल्ली के शासक? कमेंट कर सकते हो। 1739 में दिल्ली का तो वो हुआ करता था मुगल मोहम्मद शाह। ठीक है, मुगल मोहम्मद शाह, भारत में रंगीला बादशाह के नाम से इसको जाना जाता है, मुगल मोहम्मद शाह को। बिल्कुल अमित कुमार, सही आंसर आपका। तो मोहम्मद शाह सन 1739 में ये क्या है? ये दिल्ली में एक मुगल शासक है, एक मुगल ये राजा है दिल्ली में। और यहां बंगाल में कौन है? सरफराज का। और इस मोहम्मद शाह के काल में ही 1739 में सभी ने सुना होगा, हिंदुस्तान में एक विदेशी आक्रमणकारी यानी नादिर शाह। ठीक है, ये ईरान के शासक थे, नादिर शाह ईरान के शासक। ठीक है, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, तो जो नादिर शाह है ना, ये 1739 में हमारे हिंदुस्तान पर अटैक करता है, सन 1739 में। और इस मोहम्मद शाह के खिलाफ इसका एक युद्ध होता है, और जो युद्ध होता है ना, उस युद्ध का नाम क्या दिया गया था? इतिहास में क्या पढ़ा होगा तुमने? करनाल का युद्ध, यानी भारत में करनाल का जो युद्ध। देखो कुछ चीजें साथ साथ में एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हमें अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, तो सारी चीजें यहां से कवर हो रही है और तुम्हें एग्जामों में देखोगे, पुराने पेपरों में तो चीजें मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं करनाल का एक युद्ध हुआ था 1739 में, नादिर शाह नाम का बंदा हिंदुस्तान में अटैक करता है, मोहम्मद शाह के खिलाफ ये युद्ध करता है, और इसी समय नादिर शाह हिंदुस्तान में लूटपाट करता है और क्या उठा कर ले जाता है हिंदुस्तान से? तख्ते ताउस, जो कि शाहजहां का एक मयूर सिंहासन यानी बैठने का जो सिंहासन था, वो मुगलों में पढ़ेंगे हम पूरे इसकी डिटेल भी। तख्ते ताउस है ना, मयूर की आकृति का था, तो इसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। और वर्ल्ड का प्रसिद्ध हीरा, एमुल्य हीरा, बहुमूल्य हीरा, डायमंड, कोहिनूर, वो शाहजहां ने तख्ते ताउस में जड़वा रखा था। तख्ते ताउस के डिजाइनर थे बेबादल खा, मुगलों में आएंगे टॉपिक ये। तो ये इसको उठाकर लेकर चला जाता है, यानी कोहिनूर को लूटने वाला कौन है? नादिर शाह। ठीक है, अब ये हमें अभी नादिर शाह थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो यहां पे लिंक बनाने की इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बंगाल में नादिर शाह के अटैक का। देखो ये दिल्ली में अटैक कर रहा है, लेकिन बंगाल में कुछ चेंजमेंट हो रहा है, और क्या चेंजमेंट हो रहा है वो मैं बता रहा हूं, अब वो सुनना। जैसे ही सरफराज खां उस समय बंगाल के नवाब बन रहे हैं, तो दिल्ली में नादिर शाह अटैक कर रहा है, मोहम्मद शाह को बुरी तरह हरा रहा है। इससे पहले जो ये नवाब थे मुगल, ये मुगलों को टैक्स वैक्स तो देते थे, लेकिन जैसे ही विदेशी आक्रमणकारी ने मुगलों की बुरी तरह कमर तोड़ी ना, यहां पे मोहम्मद शाह के खिलाफ अटैक किया, तो बंगाल के नवाब भी भाप गए कि अब जो हिम्मत थी ना दिल्ली के मुगलों में, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनके खिलाफ तो विदेशी अटैक कर रहे हैं और उनकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी है। ये एहसास किसको होता है? ये अली वर्दी। और अली वर्दी कौन है? मैंने अभी बताया था, सुजाउद्दीन के द्वारा नायब सूबेदार बनाया गया था
कहां का? बिहार का। तो अलीवर्दी क्या सोचता है कि दिल्ली के तो मुगल राजा बिल्कुल हो चुकी है खस्ता हाल यहां पे, क्योंकि नादिर शाह ने इनके हालात खराब कर दिए, तो क्यों ना अब इस सरफराज खां के खिलाफ मैं युद्ध करूं, और इसके खिलाफ अगर मैं युद्ध करूंगा तो दिल्ली वाले तो इसकी बचाने जानवान कुछ आएंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली वाले तो पहले हारी बैठे हैं, उनकी तो हालात पहले से विदेशियों ने खराब कर दी है, मुगलों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सरफराज खां इसी मौके का फायदा उठाता है, और अलीवर्दी खां इसी मौके का फायदा उठाता है, और ये जो अलीवर्दी है ना 1740 ईस्वी का समय होता है, भाई सुनना बातों को अच्छी तरह, 1740 ईस्वी का समय होता है, और 1740 में ये अलीवर्दी भाई साहब सरफराज के खिलाफ एक युद्ध करता है 1740 में, ठीक है। और जो युद्ध इसने किया ना उसका नाम इतिहास में यहां पे लिखा गया गिरिया का युद्ध, ठीक है। यानी भारत में गिरिया का युद्ध कब हुआ? भारत में गिरिया का युद्ध है ना वो 1740 ईस्वी में हो रहा है। किस किस के मध्य हो रहा है? अलीवर्दी प्लस सरफराज के मध्य में बता रहा हूं, ये गिरिया का युद्ध 1740 में हो रहा है। इस युद्ध में ये बुरी तरह सरफराज खां हारते हैं, और युद्ध में कौन जीत जाते हैं? अलीवर्दी जीत जाते हैं। और जो अलीवर्दी है ना इस युद्ध के बाद ये अलीवर्दी भाई साहब क्या करते हैं? ये बंगाल की सत्ता ग्रहण कर लेते हैं, यानी बंगाल की राजगद्दी अब अलीवर्दी जी के हाथ में आ गई है, ठीक है। तो अलीवर्दी खां बंगाल का राजा कब बना है? ये 1740 में बन रहे हैं। और अलीवर्दी खां का जो शासनकाल की मैं बात करूं तो 1740 से लेकर सन 1756 ईस्वी तक ये भारत में राज करेंगे अलीवर्दी। अब देखो यहां पे एक बात समझना, इससे पहले ये जो मुगल लोगों को टैक्स वैक्स देते थे, लेकिन जैसे ही अलीवर्दी आया तो अलीवर्दी ने तो अच्छी तरह भाप लिया था कि मुगलों की हालत एक तरह से क्या हो चुकी है, क्योंकि नादिर शाह ने इनके खिलाफ युद्ध किया और बुरी तरह नादिर शाह ने इनकी कमर तोड़ दी है, ठीक है। अलीवर्दी ने इस युद्ध का और इस सीन का बखूबी फायदा उठाया, और नायब सूबेदार जो बिहार का था वो अब बंगाल का नवाब बन गया है अलीवर्दी खां। यहां तक समझ जाओगे। ये क्या करेगा? इससे पहले पद स्थायी नहीं थे, यानी मुगलों के अंडर में थे, मुगलों को टैक्स पहुंचाते थे। ये दिमाग क्या खेलता है अलीवर्दी खां? सुनना, अलीवर्दी खां जो मुगल लोग थे ना कि कभी मैं अगर बंगाल में राज करूं तो बाद में कभी और कोई मुगल एक्शन लेने बंगाल में आ जाए ना हमारे खिलाफ, तो इसने एक और दिमाग खेला। 2 करोड़ रुपए देकर इसने मुगलों को इसने 2 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई ये लो 2 करोड़ रुपए, और बंगाल की तरफ कभी आंख उठाकर मत देखना, बंगाल में मैं बिल्कुल ही स्वतंत्र व्यापार करना चाहता हूं, ठीक है। इसने 2 करोड़ रुपए मुगलों को दे दिए और मुगलों का मुंह इसने यहां पे बंद कर दिया, और 2 करोड़ रुपए देकर मुगलों को इसने अपना नवाब का पद बंगाल में क्या कर लिया? स्थायी बना लिया, ठीक है। अब इसने कोई टेंशन नहीं है मुगलों की। इससे पहले ये जो नवाब थे मुगलों से जुड़े हुए थे, ठीक है, टैक्स वैक्स पहुंचाते थे जितना भी इन्होंने तय कर रखा था। लेकिन अलीवर्दी क्या करता है? 2 करोड़ रुपए दे देता है मुगलों को कि आज के बाद बंगाल की तरफ कोई एक्शन लेने मत आना भाई, ये 2 करोड़ रुपए पकड़ो और मुझे अपने यहां पर स्थायी तरीके से शासन करने दो। तो मुगलों ने इसकी बात मान ली, और 2 करोड़ रुपए के बदले में इस भाई साहब ने क्या कर लिया? अपना पद स्थायी बना लिया, और जितनी भी आमदनी हुई, जितना भी मुनाफा बंगाल में हुआ ना, अब ये मुगलों को देगा नहीं। तो आज क्या है, आज की इतिहास में क्या पढ़ते हैं? इस अलीवर्दी का जो शासनकाल है ना, अलीवर्दी का जो शासनकाल है वो भारत में जो बंगाल हुआ करता था ना, बंगाल भारत का स्वर्ग, वो अलीवर्दी खां के काल में ही कहलाता था, अगर इतिहास में कभी आपने पढ़ा हो तो इसी के काल को क्यों स्वर्ग कहा गया, वो सारी हमें बैकग्राउंड यहां से समझनी है। तो यहां तक समझ जाओगे। पहला स्वतंत्र नवाब तो बना था मुर्शिद कुली खां, उसके बाद बना था सुजाउद्दीन, उसके बाद बना था सरफराज खां। ये थे तो मुगलों के अंडर में, टैक्स वैक्स तो देते रहते थे, लेकिन जैसे ही मुगलों की हालात एक विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ने तबाह की है ना, नादिर शाह करनाल के युद्ध के माध्यम से मोहम्मद शाह को बुरी तरह पराजित भी कर देता है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से फेमस है मुगल शासक, ठीक है। तो अलीवर्दी क्या करता है? अलीवर्दी खां इस युद्ध का फायदा उठाकर सरफराज को ही साइड में करके अपनी बंगाल की गद्दी ग्रहण कर लेता है।
तो ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें समझ में आई या आपको या नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर समझ में आई है तो इससे आगे मैं चल रहा हूं, ठीक है, यस या नो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो। इससे आगे और भी बहुत पॉइंट है। तो अली वर्दी तक समझ जाओगे। कोई डाउट हो यहाँ तक जल्दी से बताओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। मैंने ये 2-3 लाइन तो यहाँ पे बताई है तुम्हें, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या क्या हो रही है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, उसकी डिटेल यहाँ पे मैं दे दूंगा। देखो अगर पढ़ना है ना तो दिमाग से पढ़ना, रट्टे मत मारना इनके अंदर। रट्टे अगर कोई दिमाग में बैठे जी मैं तो रट्टा मार के याद करूंगा, तो भाई भलाई वो इस चीज को ना देखे, ठीक है, और भलाई वो एक तरह से अपना टाइम भी खराब ना करे, एमबी भी खराब ना करे, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फायदा है नहीं। मैं गारंटी ले रहा हूं दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो। तो अली वर्दी कौन है, समझ गए यहां तक। ये अली वर्दी 1740 में गिरिया युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बन रहा है, यहां तक क्लियर। अब हुआ क्या, देखो राजतंत्र सिस्टम क्या होता है, राजा के बाद राजा का छोटा है बड़ा बेटा राजगद्दी ग्रहण करेगा, ठीक है। ये सारे चीजें डाउट है, वो चीज बता, दिक्कत कहां तक आई, कौन सी चीज समझ में नहीं आई। आगे चले, नो सर का मतलब क्या होता है, आगे चले, आगे तो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। कपिल देव यस सर क्लियर है, साहिल यादव आ गया समझ, सही बढ़िया बात है, सभी को आ गया तो ठीक है। जो डाउट हो ना वो क्वेश्चन आप बना के यहां पे लिख सकते हो, उसकी डिटेल में दे दूंगा, ठीक है ना, जो भी है तो समझ जाओगे। अब देखो अली वर्दी राज तो करने लग गया भाई, लेकिन ये इसने जो इसके रास्ते में मुगल कभी भविष्य में इसके खिलाफ अटैक करने आ सकते थे या इसको परेशान करने आ सकते थे, उसका तो इसने मुंह बंद कर दिया। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो, स्क्रीनशॉट में साइड में हो जाता हूं एक बार, ठीक है, ले सकते हो। हाँ हो गया होगा शायद। मैंने यहां पे एक बात ये बोली है कि जो अली वर्दी है मुगलों का तो इसने मुंह बंद कर देगी, ये लो 2 करोड़ रुपए, कभी भविष्य में इस बंगाल की तरफ आग उठा के मत देखना भाई, समझ रहे हो ना। 2 करोड़ रुपए दिए, पद स्थायी बना लिया। लेकिन भारत में मुगल थोड़ी ना राज कर रहे उस समय तो भारत में मराठा का भी दबदबा है। मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि छत्रपति शिवाजी एज ए भगवान मानता हूं मैं तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें पूरी डिटेल से। छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, महाराष्ट्र में कैसे कैसे शासन किया, कैसे मुगलों की हालत खराब की, दक्षिण की विजय पताका कैसे लहराई, ठीक है, इस सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी मैं बात क्या कर रहा हूं, इसने मुगलों को अभी साइड में किया है, लेकिन तभी क्या हुआ, अली वर्दी खां के काल में, तभी जो मराठा लोग हैं इन मराठाओं ने इस अली वर्दी के खिलाफ अटैक करने शुरू कर दिए। यहां तक समझे मैं क्या कह रहा हूं, ये समझ रहे हो ना। यानी इसने क्या किया, इसने मुगलों को ही 2 करोड़ रुपए देकर अभी शांत किया है, लेकिन तभी क्या होता है, तभी मराठा लोग इनके खिलाफ युद्ध करने आ जाते हैं, ठीक है। एक मराठा सरदार हुआ करता था जिसका नाम था जानोजी, मराठा सरदार जानोजी भोसले, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, सुनना इसका नाम अच्छे से, जानोजी भोसले। तो ये जानोजी भोसले इस अलीवर्दी खां के खिलाफ युद्ध करता है और बुरी तरह अलीवर्दी को एक तरह से परेशान करता है। अब यहां पर अलीवर्दी को टेंशन होगी कि ये तो दिक्कत हो जाएंगी, ये तो दक्षिण से अटैक करने लग गए, उत्तर वाले को शांत किया तो इधर से ये साइड में आने लग गए लोग। तो जानोजी भोसले ने इसको बुरी तरह पराजित किया अलीवर्दी को। तो एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, बुरडान का युद्ध, ठीक है। ये बुरडान का युद्ध अगर आपने कभी सुना हो तो इतिहास में याद करना, युद्ध के बारे में पूछ लेते हैं कई बार इतिहास में, तो युद्ध का बहुत ज्यादा डाटा होता है। तो जो ये बुरडान का युद्ध है ना, इस बुरडान के युद्ध के माध्यम से ये मराठा लोग क्या करते हैं, इस अलीवर्दी को बुरी तरह पराजित करते हैं। तो अलीवर्दी की हालत खराब हुई। और किस इंसान ने इस अलीवर्दी को हराया था, जानोजी भोसले नाम के व्यक्ति ने इसको हराया था युद्ध में। इसके कुछ समय बाद क्या करते हैं, ये अलीवर्दी है ना, ये समझौते पर उतर आता है, ठीक है, एक समझौते पर उतर आता है। तो एक संधि होती है भारत में, और मराठा के टॉपिक में तो संधि भी बहुत थी भाई, ठीक है। एक संधि होती है सन 1751 ईस्वी का समय। देखो चीजों को समझना, घूम मत जाना इन चीजों को, स्टेप टू स्टेप समझते चलना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं उधर से इधर इस चीज को लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें 17, हाँ बुरडान का युद्ध पूछ रहे हो पंकज जांगरा, बुरडान का युद्ध कब हुआ था, तो भाई साहब ये युद्ध हुआ था सन 1747, 1747 ईस्वी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था बुरडान का युद्ध,
ठीक है। और बुरडान के युद्ध में अलीवर्दी खां को नुकसान हुआ था। इसके कुछ समय बाद क्या करते हैं, ये मराठा और अलीवर्दी खां इनके मध्य एक संधि हो जाती है। और जो संधि होती है ना वो कब होती है, सन 1751 में। इस संधि में एक तरह से क्या हुआ था वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो अलीवर्दी ने पता क्या कह दिया, अलीवर्दी ने मराठाओं से कह दिया कि भाई साहब बंगाल में देखो तंग ना करो हमें, हम तुम्हें उड़ीसा का संपूर्ण क्षेत्र प्रदान करते हैं। मराठाओं उड़ीसा तुम्हारा, ठीक है, उड़ीसा तुम्हारा, और हम तुम्हें वार्षिक चौथ भी प्रदान करेंगे। अब ये तुम्हें शायद कभी सुनाओ, छत्रपति शिवाजी के बारे में सुनाओ तो सरदेश मुखी और चौथ नामक जो टैक्स है ना वो भारत में किसने चलाए थे, वो भारत में छत्रपति शिवाजी के द्वारा चलाए गए थे। तो ये कह रहा है संधि के बाद अलीवर्दी कि हम तुम्हें उड़ीसा प्रदान कर देंगे और 12 लाख रुपए का, ठीक है, 12 लाख रुपए का हम तुम्हें वार्षिक कर प्रदान कर देंगे। दिख रहा होगा शायद ये, हम तुम्हें 12 लाख रुपए का वार्षिक चौथ प्रदान करेंगे, उड़ीसा संपूर्ण तुम्हारा, लेकिन बंगाल में कभी भाई हमें परेशान मत करना। इस संधि के तहत अब अलीवर्दी ने मराठा को भी इधर साइड से अपनी दुश्मनी को यहां पर दोस्तानी में बदल डाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो समझ जाओ यहां तक मैंने क्या बात की है, यहां तक मैंने एक तरह से अलीवर्दी और मराठा का थोड़ा रोल बताया है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है, हाँ मैं ऊपर लिख दूंगा अभी, तो समझ जाओगे। तो जो प्रॉब्लम अलीवर्दी ने सोचा था कि ये प्रॉब्लम हमें दे सकते हैं, मुगल दे सकते हैं, तो मुगलों को इसने शांत कर दिया और मराठाओं से इसने समझौता करके, संधि करके इसको मराठाओं को उड़ीसा दे दिया और 12 लाख रुपए वार्षिक इसको चौथ प्रदान करने लग गए। और यहां पर मराठा भी इनको अब कोई दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें है तो क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है ये मैंने बताया, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है वो चीजें मैं आगे बता रहा हूं, वो और थोड़ा सा समझना, ठीक है, समझ गए होगे। तो देखो मैंने बात की है कि जो बंगाल के क्रम वाइज अगर बात करें नवाब, कौन कौन बंगाल के नवाब बन रहे हैं और किस समय बन रहे हैं, तो अभी मैंने ये कहा है पहला स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खां, उसके बाद सुजाउद्दीन सरफराज खां, और गिरिया युद्ध को जीतकर अलीवर्दी बन जाता है। राजतंत्रात्मक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, राजा के मरने के बाद उसका छोटा है बड़ा बेटा राजा बनेगा, जाहिर सी बात है। अब जो अलीवर्दी है ना भाई, इसके ना कोई पुत्र नहीं थे, अलीवर्दी के कोई पुत्र थे नहीं। इस अलीवर्दी के 3 पुत्रियां थी, समझना चीजों को, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अलीवर्दी के कोई बेटे नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसके 3 बेटियां थी, ठीक है। अलीवर्दी के कोई पुत्र नहीं है, इसके 3 बेटियां थी, और वो थी मैम अमीना, यानी अगर इनको पूरे उस रिकॉर्ड से समझो तो एक तो थी मेहरुनिसा नाम की, जो कि इसकी सबसे बड़ी पुत्री थी, ठीक है, मेहरुनिसा। एक दूसरी इसकी बेटी का नाम था मुनीरा, ठीक है, और जो तीसरी इसकी बेटी थी ना उसका नाम था अमीना, ठीक है। इन चीजों को और समझना, अमीना। एक थोड़ा सा मैं और बताऊं, ये मेहरुनिसा को है ना इतिहास की बुकों में तुम्हें कई जगह घसीटी बेगम के नाम से भी इसका नाम सुनोगे, घसीटी बेगम यानी मेहरुनिसा। एक मेहरुनिसा और है, मुगलों में पढ़ोगे मेहरुनिसा, वो वाली मेहरुनिसा ये नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। तो 3 इसकी पुत्रियां है और सबसे बड़ी है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा सपने लेती कि राजा यानी अलीवर्दी खां के बाद मैं बंगाल की शासिका बन जाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, यहां पर इसका सपना ना सपने में रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि जो इसकी सबसे छोटी बेटी है, जो अमीना है ना, अमीना, इस अमीना के पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था सिराज। सिराज बोले तो सिराजुद्दौला, खूब पढ़ा हुआ इतिहास में बैटल ऑफ प्लासी के दौरान, ठीक है। ये जो सिराजुद्दौला है ना, ये कौन है, ये अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का बेटा है। रीजनिंग पढ़ते हो यहां पर ब्लड रिलेशन के तरीके से आप चेक कर सकते हो कि सिराजुद्दौला का अलीवर्दी क्या लगेगा। तो क्या लगेगा कमेंट करना एक बार जल्दी से, क्या लगेगा इसका। ये रीजनिंग पढ़ते हो, एक टॉपिक तुमने सुना होगा संबंध वाला, आंसर दो जल्दी। सिराजुद्दौला का अलीवर्दी क्या लगेगा, ठीक है, नाना लगेगा भाई, समझ रहे हो ना, अपने से लेके चलना, समझ जाओगे ये। अब मेहरुनिसा सपने क्या लेती कि पिता के मरने के बाद मैं बंगाल की शासिका बन जाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन इसके सपने सपने में रह गए, मैंने ये बात बोली है। क्यों,
क्योंकि बिल्कुल नाना सही आंसर है पंकज झांगरा। क्यों? क्योंकि अली वर्दी ने जीते जी ये कह दिया था कि मेरे मरने के बाद बंगाल का शासन कौन ग्रहण करेगा? सिराजुद्दौला। यानी जीते जी अली वर्दी ने किसको एक तरह से नवाब घोषित कर दिया था? जीते जी सिराजुद्दौला को। समझ गए यहां तक? अब जो अली वर्दी खा है ना, ये अली वर्दी खा का डेथ हो जाता है भाई साहब 9 अप्रैल सन 1756 ईस्वी को ये मर जाते हैं। ठीक है, 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को जैसे इसका डेथ होता है ना, तो उसके मरने के बाद नेक्स्ट जो बंगाल का नवाब है, वो बंगाल का नवाब कौन बन जाते हैं? कौन बनेगा यहां पर बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला, जैसा कि उसने कहा था। तो सिराजुद्दौला, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सिराजुद्दौला शासक बने थे अली वर्दी खा के बाद। और सिराजुद्दौला का जो शासनकाल है ना, वो 9 अप्रैल 1756 से लेकर और ये सन 1757 ईस्वी तक रहेगा। यानी 23 जून सन 1757 और 23 जून क्या था, वो चीजें आपने खूब पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अमित कुमार क्या कह रहे हो आप? एक बार दोबारा कमेंट करना, क्या बोल रहे हो आप लोग? ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक शासन करेंगे। लेकिन मैंने अभी सिराजुद्दौला को क्लियर नहीं किया है। मैं कह रहा हूं जैसे ही सिराजुद्दौला राजगद्दी ग्रहण करता है ना, तो इसके पद ग्रहण करने के तुरंत बाद इसके काफी दुश्मन एक्टिव हो गए थे। ठीक है, इसके काफी दुश्मन एक्टिव हो गए थे। 9 अप्रैल 1756 है वर्षा रानी, देखना एक बार। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जैसे ही सिराजुद्दौला ने शासन ग्रहण किया, तो उसके बाद इसके काफी दुश्मन एक्टिव हो गए। और कौन कौन से एक्टिव हो गए उसके बारे में बात करूं तो एक पूर्णिया नाम सुना होगा तुमने बिहार में। तो एक पूर्णिया का नवाब था शौकतगंज। पूर्णिया, यहां के एक नवाब था शौकतगंज, ये इसकी मौसी का लड़का था शौकतगंज। पूर्णिया का नवाब शौकतगंज, एक तो इसका दुश्मन ये। ठीक है, दूसरा अगर इसके अंदर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी मौसी यानी घसीटी बेगम यानी मेहरुनिसा। कई जगह इसका नाम ज्यादातर ना घसीटी बेगम में लिखा मिलता है, थोड़ा उचित नहीं लगता, तो मैंने मेहरुनिसा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरे इसके जो दुश्मन थे वो कौन थे? वो यहां पे हो जाएंगे अंग्रेज। ठीक है, अब इनका कैसे ये समाधान करेगा सिराजुद्दौला, वो इसकी डिटेल हमें पढ़नी है। तो यहां तक समझ जाओगे। अली वर्दी खां के कोई पुत्र थे नहीं। ठीक है, अली वर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब तो थे, लेकिन मैंने अभी इसके बारे में एक डिटेल दी है, देखो इन चीजों को आप पढ़ सकते हो। इसने जो अंग्रेज भारत में राज करते थे ना, उनको बहुत कंट्रोल कर दिया था। दक्षिण भारत के जो इसके दुश्मन थे उसको भी इसने कंट्रोल कर डाला था, मुगलों को भी इसने कंट्रोल कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अभी बताई है, समझ जाओगे। इसके बाद इसने जीते जी क्या कह दिया था कि मेरे मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बनेगा? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला इसके मरने के बाद बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के ऊपर तो एक फिल्म भी है, देखना, बहुत अच्छी फिल्म है सिराजुद्दौला। अभी नेट पे जानना, सर्च करना, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, अगर आप फिल्म के माध्यम से इन चीजों की नॉलेज लेना चाहो तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई। लेकिन इसके मरने के बाद, अली वर्दी के मरने के बाद जैसे ही सिराजुद्दौला गद्दी ग्रहण करते हैं ना, तो इसके 1756 में काफी दुश्मन एक्टिव हो गए, जैसे शौकतगंज, पूर्णिया का नवाब, घसीटी बेगम इसकी मौसी, अंग्रेज वगैरह। अब ये कैसे इनका समाधान करता है, अपने रास्ते से कैसे इनको हटाएगा, तो वो चीजें है। तो जो शौकतगंज है ना, देखो अप्रैल 1756 में सिराजुद्दौला राजा बनता है, लेकिन इसके कुछ महीने बाद शौकतगंज को ये साइड में करता है एक युद्ध के माध्यम से। 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर सन 1756 को भारत के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था मनिहारी का युद्ध। ठीक है, इस मनिहारी नाम के युद्ध में ये शौकतगंज को बुरी तरह पराजित करता है और शौकतगंज को युद्ध में ये मार देता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये इसने साइड में कर डाली। दूसरा, जो इसकी मौसी घसीटी बेगम थी ना, इसको इसने कैद खाने में बंद कर दिया और इसके जो शुभ चिंतक थे उसको भी कैद खाने में बंद कर दिया, इसको भी साइड में कर डाला। लेकिन अंग्रेज ये अपनी ही दिक्कत से साइड में हो गए थे, और कैसे हो गए थे वो ही हमें लिंक बना के, हमें तो अंग्रेजों की गतिविधियों को ही पढ़ना है, लेकिन यहां से लेके चलना है। तो अंग्रेज कैसे साइड में हुए, इनका क्या रोल था, वो मैंने अभी थोड़ी सी चीजें और बतानी है। ठीक है, यहां तक समझ जाओगे। तो देखो, एक शायद इंडियन हिस्ट्री, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक युद्ध सुना होगा आपने, सप्तवर्षीय युद्ध। कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था, जल्दी से कमेंट कर देना, मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल तुम्हें बता देता हूं भाई, एक बार जल्दी जल्दी करना। एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था,
सप्तवर्षीय युद्ध, यानी इसको सप्तवर्षीय इसलिए कहा गया था क्योंकि 7 साल तक लड़ा गया था। वैसे फिक्स अगर बात करें तो ये 6 साल और कुछ महीने लड़ा गया था, लेकिन इतिहास में इसका सप्तवर्षीय युद्ध नाम है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैं पढ़ाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। भाई 1754 से 1763 तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा अमित कुमार, क्योंकि 54 से 63 7 साल तो वैसे नहीं बनते, थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही होगा, 56 से 63 जी। तो मैं कह रहा हूं सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर और सन 1763 ईस्वी तक ये सप्तवर्षीय युद्ध चला था दुनिया के अंदर। सुनो अगर सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में, यानी कब से कब तक चला था वो मैं बात कर रहा हूं, 1756 से लेकर और 1763 ईस्वी तक, ठीक है। बड़ा भयंकर युद्ध था। वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन इसकी डिटेल भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ना, ये किस किस के मध्य हुआ था वो चीजें अगर आप देखना चाहो तो देखो, ये यहाँ पे एक सीन देख रहे होगे आप, ये किस किस के मध्य लड़ा गया था। एक साइड में जैसे कि ब्रिटेन है ना, फ्रांस है, इनको ही पकड़ लो, यही चीज हमारे टॉपिक को क्लियर कर देंगी, ठीक है। यानी ग्रेट ब्रिटेन अंग्रेज हो गए और फ्रांस, इन दो को ही माध्यम बनाओ। देखो भारत में फ्रांसिस कंपनी भी व्यापार करने आ रही है और भारत में अंग्रेज लोग भी व्यापार करने आ रहे हैं, ठीक है, ये तो आपने पता होगा। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसिस ये दोनों एक दूसरे के एंटी थे, ठीक है। जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था ना, जब सप्तवर्षीय युद्ध दुनिया में चल रहा है, तो उस समय भारत में जो फ्रांसिस देख रहा होगा शायद, एक बार मैंने इनको यहां से खत्म कर देता हूं, ये शायद चीजें आप समझ गए होंगे। जब दुनिया में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है ना, तो उस समय भारत में क्या हो रहा है, जो यूरोपियन कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, जैसे कि यूरोपियन कंपनी में मैं दो यूज कर रहा हूं, फ्रांसिस और अंग्रेज का नाम यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये युद्ध थोड़ा इनसे संबंधित मैंने बताया है, ठीक है। तो इस समय जितने भी इनके हिंदुस्तान में व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, भारत में जितने भी इनके व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे ना, फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे उधर दुनिया में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, तो इन अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपने अपने व्यापारिक केंद्रों के चारों तरफ चार दीवारी शुरू कर दी और दुर्ग बनाने लगे, चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाने लगे। ये सारी चीजें हिंदुस्तान में होने लगी थी, ज्यादातर बंगाल में। और उस समय भारत में राज किसका चल रहा है, उस समय भारत में राज चल रहा था किसका, सिराजुद्दौला का। यानी 1756 में राजा कौन है यहाँ पे, 1756 में राजा सिराजुद्दौला है। समझ रहे होगे यहां तक, ठीक है। अब जैसे ये दुर्गीकरण करने लगे अंग्रेज लोग और फ्रांसिस लोग बिना परमिशन, बिना आज्ञा सिराजुद्दौला के, तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का दिमाग खराब होता है। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई जो तुम ये दुर्गीकरण कर रहे हो, जो ये फोर्ट बना रहे हो अपने आसपास, कंपनियों के आसपास किलेबंदी कर रहे हो, इनको यहां से समाप्त करो। लेकिन सिराजुद्दौला की बात है ना, इन अंग्रेजों ने नहीं मानी। फ्रांसिस लोग ने तो सिराजुद्दौला की बात मान ली और ये तो अपना दुर्गीकरण जो निर्माण कर रहे थे वो बंद कर देते हैं। लेकिन जो अंग्रेज है ना, ये पता सर्वाधिक कहां पर दुर्गीकरण कर रहे थे, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता का सारी स्टोरी कल मैंने आपको बताई थी। और एक चंद्रनगर, अभी चंद्रनगर भारत में काफी चंद्रनगर है, लेकिन ये जो चंद्रनगर है ना, ये कलकत्ता यानी बंगाल वाला चंद्रनगर है। तो कलकत्ता और चंद्रनगर के आसपास सर्वाधिक किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है। सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई ये जो तुम किलेबंदी कर रहे हो इनको यहां से समाप्त करो। लेकिन फ्रांसिस लोग तो मान गए, अब अंग्रेज नहीं माने। अब प्यार से नहीं मानने तो एक्शन तो दूसरा सिराजुद्दौला लेगा, खूब समझाया अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तो अंग्रेजों ने ये बयान दे दिया लिखकर नवाब के महल में कि जी हम जो किलेबंदी कर रहे हैं ना, ये किलेबंदी हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी फ्रांसीस लोग हमारे व्यापार केंद्र पर अटैक ना कर दे, ठीक है। हम इसलिए सुरक्षा कवच बना रहे हैं। सिराजुद्दौला ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांसिस वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिना परमिशन, बिना आज्ञा ये तुम काम नहीं कर सकते। फ्रांसिस लोग तो मान गए थे, अंग्रेज नहीं मान रहे हैं और ये अपना निर्माण कार्य जारी रखते हैं। तो ये भाई साहब क्या एक्शन लेंगे वो हमें एक समझना है। तो समय था भाई 4 जून का, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना आप लोग, उसकी मैं डिटेल दे दूंगा। अगर यहाँ तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो समझ में आ रही तो बता देना, नहीं आ रही तो बता देना, ठीक है। मैं कह रहा हूं 4 जून 1756 ईस्वी का समय है। सिराजुद्दौला अपनी सेना एक्टिव करता है और ये सिराजुद्दौला अपनी सेना बंगाल के अंदर एक अंग्रेजों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र और हुआ करता था, उस व्यापार केंद्र का नाम मैं बता रहा हूं
कासिम बाजार, ठीक है। इस कासिम बाजार में सिराजुद्दौला की सेना पहुंचती है और भयंकर तरीके से कासिम बाजार में लूटपाट कर डालती है सिराजुद्दौला की सेना। अंग्रेजों को एक तो रिजल्ट ये मिला उसकी गलती का, एक पॉइंट तो मैंने ये बताया, यानी कासिम बाजार, अंग्रेजों के कासिम बाजार पर अटैक करने वाला बंगाल का नवाब, कभी क्वेश्चन पूछे तो सिराजुद्दौला, ठीक है। ये सारी चीजें है। इसके कुछ दिन बाद, ठीक है, 15 जून यानी 4 जून 1756 को तो कासिम बाजार में अटैक हुआ था। इसके कुछ दिन बाद 15 जून सन 1756 ईस्वी का समय और सिराजुद्दौला की सेना कलकत्ता पहुंच जाती है और बुरी तरह कलकत्ता में अटैक करती है। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र जो किलेबंदी किए थे ना उनमें बुरी तरह आग वाग लगा देते हैं, यहां पर हालात खराब की। 5 दिन के घेराव के बाद, ठीक है, एक दुर्ग हुआ करता था फोर्ट विलियम, ये शायद आपने सुना हो, तो ये फोर्ट विलियम जो है ना ये अंग्रेजों ने कलकत्ता में बनाया था। कल मैंने अगर बताया हो तो आपको 1696 ईस्वी में, यानी फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? 1696 ईस्वी में किया गया था। आज मैं क्या कह रहा हूं, 4 जून 1756 को कासिम बाजार में सिराजुद्दौला अटैक करता है, उसके कुछ दिन बाद कलकत्ता पर अटैक करता है और 4-5 दिन के घेराव के बाद ये फोर्ट विलियम दुर्ग में पहुंच जाते हैं और इस दुर्ग में आग लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए होगे यहां तक। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही फोर्ट विलियम में अटैक होता है तो यहां पर अंग्रेज परेशान होते हैं। तो कुछ अंग्रेज थे, एक अंग्रेज का नाम है ड्रेक नाम का, ठीक है, और एक अंग्रेज और हुआ करता था मिनीचीन नाम का। ये नाम आपके याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओनली समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, वैसे थोड़ा डीपली हो जाएगा। ड्रेक और मिनीचीन ये अंग्रेजों को लेकर भागते, अपनी जान बचाते हैं और एक द्वीप होता है जिसका नाम है फुल्टा द्वीप, इस फुल्टा द्वीप में जाकर शरण ले लेते हैं। ठीक है, और जो कुछ बचे कुचे लोग थे ना वो सिराजुद्दौला क्या करता है, सिराजुद्दौला की सेना क्या करते हैं, कुछ बचे कुचे लोगों को जिसमें महिला भी थे, बच्चे भी शामिल थे, उनको सिराजुद्दौला एक छोटे से कैद खाने में बंद कर देता है। ठीक है, कैद खाने में बंद कर देता है और उस कैद खाने में जब बंद किया ना तो उसके बाद क्या घटना हुई थी वो मैं बता रहा हूं। अभी क्या समझा ये देखना। मैंने कहा था जैसे ही सिराजुद्दौला राजगद्दी ग्रहण करते हैं, जैसे ही भारत में सिराजुद्दौला राजगद्दी ग्रहण करते हैं तो इसके कुछ दुश्मन पैदा हो गए। कौन कौन? एक तो पूर्णिया का नवाब शौकतगंज, मनिहारी के युद्ध में उसने उसको हरा दिया। जी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, हाँ, मनिहारी के युद्ध में शौकतगंज को पराजित किया। घसीटी बेगम इसकी मौसी थी जो एक्शन ले रही थी ज्यादा, उसको कैद खाने में डाल दिया, साइड में 2 बंदे। और अंग्रेजों का क्या रोल था वो मैं अभी बता रहा हूं। तो जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध दुनिया में चला तो उस समय अंग्रेज और फ्रांसीस भारत में क्या करते हैं, अपना दुर्गीकरण करना शुरू कर देते हैं, किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। और जो किलेबंदी इन्होंने की थी ना अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने, सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने इनको मना किया कि भाई ये बिना आज्ञा परमिशन वगैरह काम तुम कर रहे हो, इसको समाप्त करो। तो अंग्रेज तो माने नहीं, फ्रांसिस मान गए। अंग्रेज नहीं माने तो सिराजुद्दौला की सेना ने क्या किया, अंग्रेजों के कासिम बाजार में अटैक किया 4 जून 1756 को। उसके बाद कलकत्ता पर अटैक किया, है ना, और उसके बाद फोर्ट विलियम पर अधिकार करके इस दुर्ग में आग लगा डालते हैं। और कुछ अंग्रेज तो जान बचाकर फुल्टा द्वीप में भाग जाते हैं और कुछ अंग्रेज क्या करते हैं, वो अंग्रेजों को सिराजुद्दौला की सेना गिरफ्तार करके एक छोटे से कैद खाने में बंद कर देते हैं। और एक ऐसा छोटा सा कैद खाने में बंद किया था, छोटी सी काल कोठरी में बंद किया था जिसमें 30, 35, 40 बंदे ना आ सके, यानी 30 बंदे भी ना आ सके। और उस छोटी सी कोठरी में सिराजुद्दौला की सेना ने पता कितने लोगों को डाल दिया था, 140 लोगों को डाल दिया था एक छोटे सी काल कोठरी में। और जो 140 लोगों को बंद किया था, ठीक है, कहां पर बंद किया था, कलकत्ता में। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था और बुरी तरह उन लोगों का यहां पर दम घुट रहा था। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो पहले से आग लगा रखी है उस किले में, और दूसरा जो कुछ लोग थे बचे कुचे, टोटल 140 संख्या इतिहास में, ठीक है, वो एक उसे किले की छोटी सी कालकोठरी में उन लोगों को बंद कर दिया, बुरी तरह ऊपर नीचे पटक दिया, धुआं वगैरह है, सांस अच्छी तरह नहीं आ रहा है, पानी उन लोगों को नहीं दे रहे हैं, लोग एक तरह से मर रहे हैं, है ना, प्यास से मर रहे हैं,
ठीक है, ऑक्सीजन अच्छी तरह मिल नहीं पा रही है, बुरी तरह एक तरह से पड़े हुए हैं, जैसे कि सीन में आपको देख रहा होगा, मैंने ये चित्र दिखा रखे आपके सामने, बुरी तरह इनकी हालत यहाँ पर खराब की गई। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने पानी वानी की मांग भी की थी, लेकिन किसी ने इनको पानी वानी तक भी प्रदान नहीं किया गया था। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज इतिहासकार ये और लिखती है, ये घटना सिराजुद्दौला को पता भी नहीं थी, ये सारा काम सिराजुद्दौला की सेना कर रही थी, सिराजुद्दौला को ये पता भी नहीं था कि ऐसी घटना भी हमारे सैनिक कर रहे हैं। ठीक है, तो बुरी तरह इस कैद खाने में इन्होंने बंद किया और कुछ 146 लोगों को कैद किया। इन 146 लोगों को कहां पर कैद किया था, ध्यान रहे, कलकत्ता में, और इन सभी को ओपन किया गया था 20 जून को। ठीक है, जैसे 20 जून को इन सभी को 1756 में ओपन किया ना, ये इन 146 में भाई 123 लोग तो लुढ़के मिले यानी मरे मिले और 23 लोग मिले थे जिंदा। और जो घटना कलकत्ता में ये घटी ना, उसका नाम इतिहास में खूब सुना होगा आपने, कॉमन बुकों में भी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, यहां से अब अंग्रेज परेशान हो गए और वो हमें और आगे समझना है। ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल त्रासदी घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल त्रासदी घटना, ये भारत में कब हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी। इन सभी लोगों को, अंग्रेज लोगों को कैप्चर कर लिया गया था और एक छोटे से कैद खाने में बंद कर दिया। 20 जून 1756 को जैसे इनको ओपन किया गया तो 123 लोग मरे मिले, 23 लोग जिंदा मिले। जो घटना हुई वो ब्लैक होल ट्रेजेडी कलकत्ता में हुई थी, काल त्रासदी घटना। आपको ये सीन दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने लिख भी रखा है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। एक अंग्रेज हुआ करता था J.Z. हॉलवेल नाम का, इस J.Z. हॉलवेल ने इस घटना का वर्णन भी किया था। अब कई जगह यह भी लिखा रहता है कि जी ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई नहीं दुनिया में, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो इतिहास में कवर किया मैंने वो बातें अभी आपसे बताई है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपने एसएससी पेपर में देखा होगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी भारत में कहां हुई, 99% लोकेशन पूछते हैं तो वो कहां पे हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी 20 जून सन 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के शासन काल में। ठीक है, ये सारी घटना हुई। अब अंग्रेज क्या एक्शन लेंगे और उसके बाद आगे की क्या गतिविधियां होगी बंगाल में, वो सारी चीजें अभी मैंने बतानी बाकी है। तो जो जो चीजें मैंने अभी बताई है उनको आसानी से समझ गए होंगे, आशा करता हूं समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अब इससे आगे का जो भी रोल है अंग्रेजों का या मान लें नवाबों का, वो सारी चीजें हमें आगे कवर करनी है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो स्वतंत्र नवाब थे मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां से सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन से सरफराज और सरफराज से अलीवर्दी, और अलीवर्दी ने तो शासन बंगाल में कुछ ठीक ठाक किया था। इसका शासनकाल बंगाल का भारत का स्वर्ग बंगाल कहलाता भी है। इसके बाद सिराजुद्दौला बने थे, सिराजुद्दौला का क्या रोल है वो मैंने आपसे अभी बताया है, ब्लैक होल ट्रेजेडी वगैरह के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तक। इससे आगे का जो पॉइंट है वो मैं आपको कल बता दूंगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा बिल्कुल क्लियर है, जो भी पॉइंट होगा उसे आगे मैं आपको कल बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, समझ रहोगे ना। तो पढ़ते रहिए ऐसे, अपना आगे का जितना भी जो टॉपिक है वो सारे ऐसे क्लियर करेंगे। बीच में कुछ करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।